कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग ग्लूट, एस ग्लूट, बैक्टीरियल, लैक्टोज, परमिएज, एटीपीएस पंप तो नेक्स्ट क्लास में भी चलेगा। इन सब की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हम अगर देख रहे हैं जिस टॉपिक को, वो टॉपिक है कैरियर प्रोटीन्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम सब जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जहां प्राइमरी में एटीपी का खर्च होता है, सेकेंडरी जो होता है वो आयन ग्रेडिंग पर काम करता है। तो इसी क्रम में एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, उसका नाम है एस ग्लूट। ठीक है, एस ग्लूट का फुल फॉर्म होता है सोडियम आयन ड्रिवेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सोडियम आयन ड्रिवेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यह एक प्रकार का सिम्पोर्ट है। कहने का मतलब है कि इसमें ग्लूकोज और सोडियम आयन जो है वो एक ही दिशा में मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। तो सोडियम आयन ड्रिवेन कहने का मतलब है कि जिसके कारण यह ट्रांसपोर्टर ऑन ऑफ होगा वो है सोडियम आयन। अर्थात सोडियम आयन अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा। ठीक वहीं पर ग्लूकोज जो है वह लोअर से हायर की ओर जाएगा। अर्थात कि सोडियम आयन ही इसको डिसाइड करेगा, ग्लूकोज इसको डिसाइड नहीं करेगा। अब इस क्रम में अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा देखें, मेम्ब्रेन में ये हो गया मेम्ब्रेन, बाइलेयर हो गया, और इसमें ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये डायग्राम है देखिए, डायग्राम को अच्छे से बनाना और समझना चाहिए। ये है एस ग्लूट, एस ग्लूट हो गया। ये दोनों साइट अलग अलग चीजों के लिए है। अब जैसे कि ये जितने भी रेड बॉल्स देख रहे हैं आप, ये सारे सोडियम आयन, ठीक है, ये सब जो है वो सोडियम आयन है, और ये सोडियम आयन यहाँ पर जुड़ रहा है। तो ये जो रेड वाला है बॉल, वो सोडियम आयन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक वहीं पर कुछ शुगर भी है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा शुगर दिखा रहे हैं हम। अब नीचे की ओर हम जाते हैं, वहां ऐसे बहुत सारे शुगर हैं। ठीक है ना, हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, कितना डिजाइन करेंगे, बहुत सारे शुगर है अंदर, ये सब शुगर है। जबकि वहीं पर अगर सोडियम आयन हम देखें तो बहुत कम है। देखिए हम दो ही बना रहे हैं। बाहर का जो हिस्सा है इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ। अंदर का हिस्सा है आईसीएफ। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वह ईसीएफ में ज्यादा है। हाँ? अगर यहाँ सोडियम आयन काउंट करें तो 3, 4, 3, 7, 11 ऐसे, अब नीचे 2 है। तो सोडियम आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन ऑफ ECF is higher than
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जबकि वहीं पर अगर ग्लूकोज की बात करें, concentration of glucose in ECF is less than concentration of glucose in ICF। तो क्लियर कट है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है इसमें, यह मूवमेंट सोडियम आयन के ही कारण हो पा रहा है, क्योंकि सोडियम आयन बाहर में ज्यादा है, अंदर में कम है। इसलिए इसे लोग कहते हैं सोडियम आयन ड्रिवन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो यह एक प्रकार से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये इसके बारे में जानकारी है। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, वो है बैक्टीरिया में, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल लैक्टोज परमिएज। लैक्टोज परमिएज, बैक्टीरियल लैक्टोज परमिएज को हम लोग, जैसे आपको जस्ट एक रिमेम्बरेंस के लिए दे रहे हैं, लैक ओपेरॉन में पढ़ते हैं। ठीक है, लैक ओपेरॉन हम लोग 3 तरह के एंजाइम्स को पढ़ते हैं। इसमें एक लैक परमिएज होता है, लैक बीटा ग्लाइकोसाइडेज होता है, और लैक ट्रांसएसिटाइलेज होता है। उसमें एक लैक परमिएज। परमिएज वर्ड जो निकला वो परमिशन से निकला। परमिशन मतलब जो आज्ञा देता है, लैक्टोज को परमिट करना सेल के अंदर में। इस एंजाइम, इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर एंजाइम का क्या काम है कि ये अलाउ करता है, अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज फ्रॉम मीडियम, फ्रॉम द मीडियम into the cytosol of bacteria। बैक्टीरिया के साइटोसोल के अंदर में वो उसको लाने में अलाउ करता है लैक्टोज को। उसके लिए लैक्टोज परमिएज चाहिए। ये जो लैक्टोज परमिएज होता है, ठीक है, ये लैक्टोज परमिएज कैसे काम करता है? लैक परमिएज, लैक परमिएज के बारे में हम लोग कहते हैं ये प्रोटॉन ड्रिवेन होता है, H+ ड्रिवेन लैक्टोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये जो है वो प्रोटॉन ड्रिवेन लैक्टोज ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, सो लैक्टोज परमिएज तो एक नाम है, लेकिन इसका एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन जो है वो इस प्रकार से, प्रोटॉन ड्रिवेन लैक्टोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इस ग्रुप में हम लोग क्या पढ़े थे? सोडियम आयन ड्रिवेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहाँ पर प्रोटॉन ड्रिवेन लैक्टोज ट्रांसपोर्टर। लैक्टोज जो होता है वो 2 यूनिट मोनोसेक्राइड से बना होता है। इसमें एक गैलेक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है, अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ऐसे होता है। इसी चीज से इसको हम लोग निरूपित करेंगे, और प्रोटॉन को दिखाने के लिए इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर में H+ आयन को लिखते हैं। जहां पर एनिमल में हम लोगों ने सोडियम आयन पंप देखा था, सोडियम आयन ड्रिवेन ऐसे करके देखा था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यहां पर सोडियम आयन की जगह पर हम देख रहे हैं H+ आयन। ई कोलाई में जब स्टडी किया गया, चूंकि इसको ई कोलाई में ही स्टडी किया गया था, तो क्या मिला? मिला ये कि मेम्ब्रेन में ये 12 स्पैन्स होते हैं, कि जो लैक परमिएज है, इट इज मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, which has 12 spans in the membrane। ठीक है, मेम्ब्रेन में ये 12 बार घूमते हैं, अल्फा हेलिक्स होते हैं। तो
अब जब अगर इसको मेम्ब्रेन में से देखा जाए, एक नॉर्मल डायग्राम हम लें, मेम्ब्रेन में इसको इसे देखा जाए, ये कैसा दिखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसे करके हो गया। तो ये 12 स्पैन मेम्ब्रेन में अंदर लेता है। और आप देखें कि जितने भी इसमें स्पैन हैं, ये सब आपस में अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। ओके, स्पैन नंबर 1 2, ठीक है, 2 3 4 5, फिर यहाँ 6 7 8 9 9 10, लगता है कुछ छूट गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये हो गया 8, this one is 9 and this one is 10, this one is 11, the last one is 12। इस प्रकार से इसकी नंबरिंग की जाती है। अब इस नंबरिंग में कुछ जो हेलिसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हेलिसेस, जैसे कि 4th एंड 5th अल्फा हेलिसेस जो है, ये लैक्टोज बाइंडिंग डोमेन यहां पर है, लैक्टोज बाइंडिंग साइट, मतलब इन दोनों के बीच में लैक्टोज जुड़ेगा, मतलब यहां पर लैक्टोज जुड़ेगा ये इस जगह पर। जबकि जो 10th हेलिक्स है, 10th अल्फा हेलिक्स यहाँ एक ये तो हेलिक्स हो जाएगा, है ये है प्रोटॉन बाइंडिंग साइट, H+ आयन बाइंडिंग साइट, और H जो है वो ग्लूटामेट जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उससे यह वीक इंटरेक्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं, उससे जुड़ता है। तो 10वां हो गया ये, मतलब यहां पर जो है ये सोडियम आयन, सॉरी H+ आयन जो है वो आता है। तो अगर इस डायग्राम को हमको एक लॉजिकल एंड में पहुंचाना है तो थोड़ा सा हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो ओपन करके देखते हैं इसको, तो देखिए ये हो गया 4 and 5, ये हो गया 4 and ये हो गया 5। ठीक है, अब इसको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम। देखिए डायग्राम जितना साफ, मेमोरी उतना शार्प। ये मेम्ब्रेन में 4 and 5 हैं और इनके बीच में बाइंडिंग साइट है किसके लिए? लैक्टोज के लिए। तो रिजल्ट क्या हो गया? लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो यहां पर आकर देखिए बाइंड कर गया। तो लैक्टोज बाइंडिंग डोमेन ये, और जो 10th नंबर है, तो 10th और 9th को एक साथ हमको रखना है। देखिए ये हो गया नंबर 10 और ये हो गया नंबर 9। ठीक है, दोनों को साथ में रखेंगे तब पता चलेगा कि प्रोटॉन जुड़ने पर, H+ आयन जुड़ने पर क्या परिवर्तन हुआ। ऐसे यहां पर एक खास तरह का अमाइनो एसिड है एक खास पोजीशन पर, जिसका नाम है ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट पर एक नेगेटिव चार्ज मौजूद रहता है, और यही वो जगह है जहां पर H+ आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से जुड़ेगा। जैसे ही H+ आयन इससे जुड़ता है, वंस इट बाइंड्स,
इसके कॉन्फर्मेशन में तुरंत एक बदलाव देखा जाता है। क्या बदलाव हो जाएगा? ये रोटेट होके इस साइड आ जाएगा और 9th जो है रोटेट होके अपोजिट साइड में आ जाएगा, लाइक दिस वन। ओके, दिस इज 9। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है, ये है 10th और ये है 9th, बदल गया। यहाँ ग्लूटामेट है, इस ग्लूटामेट से क्या जुड़ा हुआ है? प्रोटॉन। और जैसे ही ये कॉन्फर्मेशन बदलता है, प्रोटॉन जो है वो नीचे की ओर रिलीज हो जाता है। प्रोटॉन रिलीज हो गया, प्रोटॉन रिलीज्ड इनसाइड। ठीक है, प्रोटॉन रिलीज हो गया। जैसे ही प्रोटॉन रिलीज होने का होता है, ठीक उसी समय इसमें भी दो कॉन्फर्मेशन, एक कॉन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व किया जाता है। क्या ऑब्जर्व किया जाता है कॉन्फर्मेशनल चेंज? ये जो अभी ऐसे स्टिकी है, ऊपर से आके लैक्टोज में बाइंड किया, अब ये थोड़ा सा ढीला होगा, लाइक दिस वन। दिख रहा है सबको? गुड, ऐसे ये ढीला होगा नीचे की ओर। देखिए अब क्या हो गया? कॉन्फर्मेशन बदला। अब ये 4 है, ये 5 है। ये मतलब लैक्टोज है वो अंदर की ओर रिलीज कर दिया गया। ठीक है, छोटा सा बना दे रहे हैं लैक्टोज, और इस प्रकार से ये दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ। तो ये जो लैक्टोज वाला है, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करता है प्रोटॉन आयन। ठीक है, कहने का मतलब है कि बाहर जो है बहुत सारा प्रोटॉन आयन है, बहुत सारा H+ आयन है, बहुत सारा H+ आयन बाहर की ओर। अंतर में तुलनात्मक रूप से कम होता है। ये जैसे ही अंदर आएगा, ठीक उसी समय ये भी खुल जाएगा और अंदर की ओर लैक्टोज को भेज देता है। यह जो है कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट इसे हम लोग कहते हैं, और यह एक प्रकार का सिंपोर्ट होता है। ऐसे ये काम करता है। और आप अगर मेम्ब्रेन में इसके डायग्राम को बनाते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन दिखता है। ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है, वो तो हम बनाए नहीं तो आप बोलेंगे सर लिपिड बाइलेयर कहाँ है? ये इस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्ट ऑब्जर्व किया जाता है। ये बैक्टीरियल लैक्टोज परमिएज है, जो कि प्रोटॉन आयन ड्रिवेन, H+ आयन ड्रिवेन लैक्टोज ट्रांसपोर्टर है। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा देखना है ATPase पंप के बारे में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी कई क्वेश्चन दागे जाते हैं। आपको बहुत बारीकी से इन क्वेश्चंस को समझना होता है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करना चाहिए, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस भी रहते हैं और एक्सप्लेनेशंस मोड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ATPase। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ATPase, यदि ATPases का है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ATPases। ठीक है, ये सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वो भी कौन सा? सामान्यतः ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन्हें हम लोग कहते हैं दूसरे वर्ड में पंप्स। ठीक है ना, ये जितने भी ATPases हैं सभी पंप्स हैं। ठीक है ना, पंप्स। और ये ट्रांसपोर्ट किस चीज का करते हैं? नॉर्मली दे ट्रांसपोर्ट, ये किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं?
Normally they transport ions like sodium ion, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण है, पॉपुलर है, इसलिए इन तीनों की चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटॉन का भी ट्रांसपोर्ट करेंगे ये। तो ये पंप्स इस तरह के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये पंप का जो एक्टिविटी है, ये जो एटीपीएस पंप होते हैं, एटीपीएस पंप्स आर ड्रिवन बाय the hydrolysis of ATP। ATP का हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी निकलता है उससे ये ड्राइव होते हैं। लाइक ATP है तो ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस सर्टेन अमाउंट में एनर्जी, ठीक है। मान लो हम लिखते हैं 7.12 किलो कैलोरी, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। एंजाइम का नाम है ATPase, इसीलिए इस सभी का नाम पड़ा ATPase पंप, ठीक है, ATPase। अब ये जो ATPase होते हैं, ATPase की दो तरह की बातें होती हैं। पहला, इनबिल्ट ATPase। इनबिल्ट ATPase का मतलब हो गया यह उस प्रोटीन के अंदर ही इनबिल्ट होता है। और दूसरा जो होता है इसमें टाइप, वो होता है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ATPase का सपोर्ट देना। एक तो इनबिल्ट हो गया, उसी के अंदर में हो गया। तो जिसमें इनबिल्ट ATPase है उसमें ATPase कैसे काम करता है? तो मान लो कि एक प्रोटीन है, ये देखो, आप देखें ऐसे ये प्रोटीन हमने एक बनाया, एक ऐसे प्रोटीन है, और यहां जो है ATPase एक्शन वाला सिस्टम है। बट अभी क्या हुआ है, क्या है ये? अभी ये छुपा हुआ है, ठीक है, छुपा हुआ है। अब सोचो ये जगह जो है ये इसका एक्टिव साइट है जहां पर कुछ आकर बाइंड करे। क्या हुआ कि इसमें कुछ ऊपर में आकर बाइंड किया, जैसे कुछ ऊपर आके बाइंड किया, ये पूरा ओपन हो गया, ऐसे ऐसे खुल गया, और ATPase जो है यह बाहर आ गया और एक्टिव हो गया। इसमें क्या है कि जैसे ही ये कोई सिग्नल है, वो सिग्नल जुड़ेगा, ATPase को बाहर से आने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर का ही ATPase क्या करेगा, जाग जाएगा और वो ATP का हाइड्रोलिसिस करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं इनबिल्ट ATPase, ओके। अब है कि इसमें चूंकि एनर्जी खर्च होता है, तो लोगों ने स्टडी किया तो कहा क्या, 25% ऑफ द cellular ATPs are used in the membrane transport, ATPase मतलब आप सोचें कि कितना एनर्जी खर्च होता है कि 25% अकेले इसी काम में खर्च किया जाता है। अब ATPase के जो टाइप्स हैं, अगर टाइप्स की बात करें हम लोग, ATPase पंप्स जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं P टाइप ATPases। दूसरा को हम लोग कहते हैं F टाइप ATPases। और तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं V टाइप ATPases। ये 3 प्रकार के ATPases जो हैं उसको कैटेगराइज इसमें किया गया। सबसे पहला जो है वो है P टाइप ATPase। तो P टाइप ATPase क्या है? सबसे बड़ा ग्रुप यही है P टाइप ATPase का, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है P टाइप ATPases, ठीक है। ये जो P टाइप ATPases है, क्या काम है इसका और कैसे ये इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी किया जाता है? अगर इस पर हम ध्यान देना शुरू करें
तो हम लोग पाते हैं कि इसके नाम में पी में ही कुछ छुपा हुआ है। ये सारे क्या होते हैं? ऑटो फॉस्फोराइलेशन, मतलब ये खुद ही स्वतः मतलब खुद से इनमें फॉस्फेट जुड़ता है, इसलिए उस फॉस्फोराइलेशन से पी से इसको पिकअप किया गया और इसलिए इसको बोला गया ये जो है वो पी टाइप एटीपीएस है। तो पहला ये चीज हो गया। पी टाइप एटीपीएस जो होते हैं इनमें कौन कौन से पॉपुलर एग्जांपल्स हैं? एक होता है सोडियम आयन एटीपीएस, पंप भी हम बोल सकते हैं इसे। दूसरा है इसमें जो पॉपुलर एग्जांपल है पोटेशियम आयन एटीपीएस पंप, एंड थर्ड वन इज कैल्शियम आयन एटीपीएस। तीनों जो है वो बड़े वाइटल आयंस हैं जो शरीर को चाहिए और अच्छी मात्रा में चाहिए। अगर शरीर को ये नहीं मिले तो शरीर को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पी टाइप एटीपीएस के बारे में हम लोग कहते हैं कि अब तक ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम मतलब हम लोग का जो जीनोम है, ठीक है ना, ह्यूमन जीनोम इनकोड्स मोर देन 70 पी टाइप एटीपीएस। सोचिए, मतलब हम लोगों में रिपोर्ट किया गया है 70 से ज्यादा प्रकार के हम लोग एटीपीएस को इनकोड करते हैं। ठीक है, ये जो 70 प्रकार के जो जीनोम है इनके बारे में क्या कहते हैं? दे आर सिमिलर इन अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग। ठीक है ना, अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग में ये सभी सिमिलर है। एंड टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, उनका कैसा अरेंजमेंट है इनमें होता है, बट डिफरेंट इन एक्शन because of the specific changes, जो छोटे से स्पेसिफिक चेंज होते हैं उसके कारण इनमें अंतर देखा जाता है। पी टाइप एटीपीएस की एक बड़ी खास बात है जिसको सब लोग नोट करना, पॉइंट टू बी नोटेड, वो क्या है? इसमें जो फॉस्फेट होता है वो एस्पार्टेट से जुड़ता है। क्या है कि फॉस्फेट जो है, जो लोग पी से इंडिकेट करते हैं, बाइंड्स टू एस्पार्टेट रेसिड्यू ओनली। ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यदि कोई हमसे पूछता है ना कभी, अच्छा बताओ पी टाइप एटीपीएस के बारे में एक ऐसी खास बात बताओ जो दूसरे जगह ऑब्जर्व नहीं किया जाता, हम लोग हमेशा कहते हैं कि पी टाइप एटीपीएस में एस्पार्टेट से फॉस्फेट जुड़ता है और ये दूसरी जगह रिपोर्ट अब तक नहीं किया गया है। एस्पार्टेट से फॉस्फेट जुड़े दूसरी जगह रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि कॉमनली जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फेट जुड़ता है सेरीन से, सबसे कॉमनली सेरीन थ्रियोनिन से, सबसे कॉमनली टायरोसिन से जुड़ता है, कहीं कहीं ये हिस्टिडीन से जुड़ता है, लेकिन एस्पार्टेट से सिर्फ और सिर्फ इसी पी टाइप एटीपीएस में जुड़ता है। ये आपको याद रखना है। अब अगला एक क्वेश्चन आता है, पी टाइप एटीपीएस इनहिबिटर, क्या इसका कोई इनहिबिटर है? क्या कोई इसके काम को रोक सकता है? तो हम लोग कहते हैं हाँ, पी टाइप इनहिबिटर में एक बड़ा पॉपुलर इनहिबिटर है, दैट इज कॉल्ड वेनाडेट। ठीक है ना, वेनाडेट जो है वो इनहिबिट्स करता है, किसको इनहिबिट करता है? पी टाइप एटीपीएस को। ठीक है ना, इसको ये रोकता है। क्यों? सवाल आया क्यों रोकता है? क्योंकि वेनाडेट जो है वो फॉस्फेट से होमोलॉगी शो करता है,
मतलब इट शोज होमोलॉगी, होमोलॉगी मतलब एक जैसा दिखता है, होमोलॉगी टू द फॉस्फेट। कैसे, आपके मन में सवाल आएगा। तो देखिए, अगर फॉस्फेट को देखें तो फॉस्फेट ऐसे दिखता है, PO4 3 इस पर माइनस चार्ज होता है। जबकि अगर आप वेनाडेट को देखें तो वेनाडेट वेनेडियम से आया, वेनेडियम भी ठीक इसी प्रकार से दिखता है, VO4 3 माइनस। अगर आप देखें तो दोनों लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, सिर्फ अंतर क्या है, सेंट्रल मॉलिक्यूल। जहां पर यहाँ फॉस्फेट है सेंट्रल मॉलिक्यूल, फॉस्फेट में, वेनाडेट में वेनेडियम है, और इसीलिए यह जो है वह एक टॉक्सिन का काम करता है और यह पी टाइप एटीपीएस को रोक देता है। कोई भी रोकना चाहे तो इसको रोक सकता है। इसके अलावा जो अगला इनहिबिटर है, उस इनहिबिटर का नाम है ओबेन। ओबेन जो है ये भी इनहिबिटर है, इनहिबिट्स सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। इस पंप को ये रोक देता है। ये भी क्या करता है, ये भी चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट करके चीजों को रोकता है। तो ये जो दो जानकारी आपने लिया, यह जानकारी किसके बारे में थी, यह जानकारी इनहिबिटर के बारे में थी। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं इनहिबिटर्स को, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। फैक्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे स्टमक में, इन ह्यूमन स्टमक, हम लोगों में H+ पोटेशियम आयन एटीपीएस पंप मिलता है। बड़ा यूनिक है ये, प्रोटॉन पोटेशियम आयन एटीपीएस पंप आता है। कुछ एग्जांपल तो हम आपको करेंगे भी, बताएंगे भी इसको। और इसके कारण क्या होता है, एसिडिटी ऑफ स्टमक, एसिडिटी ऑफ स्टमक, स्टमक में एसिडिटी आता है। कैसे आता है, क्या है, इसके बारे में डिस्कस जानकारी अगले क्लास में करेंगे।